हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम मजे में चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर ओमर एंड आज हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साथ में। ठीक है, सो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है एंड इस टॉपिक को तो आपको भाई समझना ही समझना है बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्क ऑन क्लास 11 एज वेल एज इट इज ऐसे ही पूरा 11th में यार तुम लोग को फिर से समझना पड़ेगा, तो इससे अच्छा अभी समझ लो। और अगर 11th के हो तो भी सेम वीडियो रहेगा आपका। नाउ हम लोग आज पढ़ना है अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। द टॉपिक इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So this is our today's topic. This is our today's topic. Empirical formula and molecular formula. अब बच्चों देखो, empirical formula की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है ताकि हम रेशियो बता पाए। मतलब कोई बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, हम उसको छोटा करके कैसे समझ पाएंगे, तो वो हमारा empirical formula होता है। और molecular formula तो यार molecular weight अभी तक तुम लोग इतनी बार सुन चुके हो, तुम लोग को पता चल गया होगा कि क्या होता है। फिलहाल लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी सी चीज को करने में, बड़ी से एक कोई हमारा वो लिखा हुआ है एलिमेंट, कोई भी बड़ा सा कंपाउंड लिखा है, उसको हम छोटे फॉर्म में जब कर देंगे तो वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? इट इज the formula of a compound which shows the simplest whole number ratio between the atoms of the element in the compound. Now what do we mean by simple whole number ratio? What is this simple whole number ratio? मैम ये लिखा तो सिंपल है लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स। नहीं, सिंपल ही है। सिंपल होल नंबर रेशियो का बच्चों सीधा सा मतलब होता है एक एक वर्ड का मीनिंग जो है वही। सिंपल मतलब छोटा सा, छोटे से फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स ना हो जो चीज। होल नंबर हमारे क्या होते हैं भाई? कौन सा नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, तो होल नंबर। और रेशियो मतलब p/q के फॉर्म में। तो जो सिंपल होल नंबर रेशियो, फॉर एग्जाम्पल 1/2 या 1:2, 2:3, 1:3, 1:4, 4:5, up to 6, 7 तक नहीं जाएगा कभी भी, 6 तक बस। ठीक है, 4:5, 6 भी बहुत, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपको। तो सिंपल से छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो, ठीक है, यही होते हैं हमारे सिंपल होल नंबर रेशियो। तो भाई ये जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला होता है जो कहता है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चीजें आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी हुई हैं, उसको आप छोटा छोटा करके दिखा दो अपने एम्पेरिकल फॉर्म में। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज क्या होता है भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ग्लूकोज की बच्चों अगर आप बात करो तो ये क्या होता है? C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बायो में आप लोगों ने बात काफी बार सुनी होगी, राइट? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या यहाँ से हम कोई चीज देख पा रहे हैं जरूरी सी? हमको तो दिख रहा है यार 6 तो सब में आ रहा है, लाइक 6 का मल्टीपल, यहाँ पे 6 जो है वो सबका मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो क्या ना, राइट इट एज C से CH2O। देखो क्या हम ये बोल सकते हैं? कैसे बोला हमने? पूरे में से 2 बाहर ले लिया। सबस्क्रिप्ट में बच्चों ये सारी चीजें लिखी है, सबस्क्रिप्ट इन द फॉर्म यानी कि नीचे लिखी हुई है H, और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है 2 यानी कि उतने मॉलिक्यूल। ये सब तो आप ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल चीजें। फिलहाल इसमें से अगर हम, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे मैंने 6 बाहर निकाला। तो बच्चों क्या आप देख रहे हो, अगर मैंने 6 को बाहर निकाल दिया, अब मैं 6 को अंदर ले जाऊं तो क्या ये C6H12O6 वापस से बन रहा है? यस मैम बन रहा है। तो यही होता है बच्चों हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये नहीं, ये होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को छोटे से सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर दे। क्या लिखा है यहाँ पे? कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, होल नंबर क्या होगा बच्चों? 1:2:1। ये क्या है? होल नंबर रेशियो है। दिस इज योर होल नंबर रेशियो। Okay, this is your whole number ratio which is in the form of 1:2:3। भाई यहाँ पे हमने यही तो देखा, 1, 2 और 1, यही है 1:2:1। तो ये हो गया हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो, SWR।
सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स? आई गेस यस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बेंजीन विच इज C6H6, कैन वी से कि C6H6 यानी कि 6 कॉमन मैम दिख रहा है हमको, एग्जैक्टली दिख रहा है. इसका रेशियो क्या आएगा बच्चों? 1:1 यानी कि 1:1, राइट. तो क्या ये भी एक सिंपल फॉर्म में? ऑब्वियसली है. रेशियो के फॉर्म में? यस. एंड होल नंबर है? यस. इज दिस थिंग क्लियर? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला जो क्या करता है, विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड. ठीक है, इन एटम्स, कितने एटम्स हैं एक एलिमेंट में, पूरे कंपाउंड को जोड़ते समय. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे होता है, आपकी बात खत्म. अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? Okay, so next get determination of empirical formula of a compound. So I have divided it into 3 steps. You can say it कि 4 या 5 steps भी हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्म वाला पढ़ाया था या जो वेपर डेंसिटी पढ़ाई थी उसके बारे में जानना रहेगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको 4 या 5 स्टेप्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. फिलहाल पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि जो जो चीजें गिवन है बस वो लिख दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट आपको हमेशा पता होंगे, हमेशा वो बोलेगा सोडियम इतना है, पोटेशियम इतना है, कैल्शियम इतना, ये तो वो हमेशा बोल रहा होगा. ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स हमेशा गिवन होंगे. आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो गिवन है उसको लिख लेना है. ठीक, वो बोले परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो पढ़ा है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? किसी भी एक एलिमेंट का परसेंट डिवाइडेड बाय टोटल वाला इनटू 100. ये दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि हम लोग इस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन को निकालते हैं. यहाँ पे आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू दी होगी, इस पूरे की जो ये निकाल के आएगा वो पूरा आपको यहाँ पे गिवन होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल देगा कि सोडियम इज 25.5%. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझो, टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो क्या गिवन है हमें? एलिमेंट्स यहां से हम देख सकते हैं कि हमको एलिमेंट्स यहां पे गिवन है. ओके, नाउ हमको एलिमेंट्स गिवन है तो हमने एलिमेंट्स एज इट इज नोट कर लिया. सेकेंडली वो क्या बोल रहा है? हैविंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन सोडियम इज इक्वल टू दिस. देखो इसका परसेंटेज गिवन है, सल्फर का 40.51 एंड ऑक्सीजन का 30.38%. तो ये हमको परसेंटेज गिवन है. तो पहली चीज हमने क्या करी, जो जो गिवन है वो लिख लेना. इसके अलावा एक चीज और आपको हमेशा गिवन रहेगी, वो है आपका एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट, इफ इन केस एटॉमिक वेट नहीं गिवन है, यू नो कि इनटू 2 करना है. ठीक है, अगर नहीं गिवन है, वैसे 99% गिवन होगा आपको. ठीक है, तो उसके अलावा क्या बात हो गई कि हमें जो जो, तो पहला स्टेप अगर हम देखें तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. पहले स्टेप में सिर्फ क्या करना है, गिवन वाली चीजें लिखनी है. जो जो चीजें गिवन है उसको एज इट इज 3 इसमें रो में और कॉलम में बना के लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने कैसे लिखा, सोडियम 29.11 और इसका एटॉमिक वेट होता है 23. सल्फर कितना गिवन था? 40.51, इसका एटॉमिक वेट 32. ऑक्सीजन 30.38% गिवन है, इसका एटॉमिक वेट 16. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टेप 1. समझ गए होंगे आप लोग. अब आता है हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 क्या कहता है बच्चों? जो भी 2 चीजें होंगी उनको डिवाइड कर दो. अब 2 चीजें कैसे? हमने तो 3 चीज लिखी थी, तो क्या आप इसको कभी डिवाइड कर सकते हो? ये तो एलिमेंट्स हैं, इनको कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? तो स्टेप 2 याद रखना, बस ये सबसे छोटे तरीके से बता रहा है. अब हम लिखेंगे डिवाइड द फर्स्ट परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट. क्या जरूरत इतना बताने की? सिंपल तरीका. आपने जो 2 चीजें अभी तक स्टेप 1 में लिखी हैं, क्योंकि ये तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे कि आपने लिखी है, ये तो आप जानते हो भाई, आपने एलिमेंट उठा के रख दिया. तो आपने जो भी 2 चीजें लिखी हैं उनको क्या करना है? डिवाइड करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे. ओके, जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से हमें डिवाइड कर देना है. क्या बोल रहा है स्टेप 2? डिवाइड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक वेट. ठीक है, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है परसेंटेज ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, दोनों के. द रेशियो गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंपाउंड. अब जो रेशियो निकल के आएगा इसको आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बोलोगे, यानी कि जितने एटम्स आपके रिलेटिव निकल के आए. ठीक है, क्लियर ये चीज? फिर से रिमाइंड करवाते हैं क्या बोला. स्टेप 1 में जो गिवन है वो लिख देना है. क्या क्या गिवन होगा? एलिमेंट्स गिवन होंगे, एलिमेंट्स के नाम गिवन होंगे. सेकंड आपको परसेंटेज गिवन होगा, कितने परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट है. थर्ड आपको क्या बोलेगा? एटॉमिक वेट,
ठीक है, आप कॉलम के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ये ऊपर वाले जो हेडिंग्स हैं इनको लर्न कर लेना, ठीक है या तो, ठीक है। तो थर्ड हमने क्या लिखा, एटॉमिक वेट। फोर्थ नंबर पे हम क्या करते हैं, जो भी दो चीजें उनको डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे जो भी दो चीजें उनको डिवाइड कर देंगे उनके उनके अपने अपने एटॉमिक वेट से, एंड उसको हम लिख देंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये हमने अपना चौथा कॉलम भी भर लिया, ठीक है। नाउ स्टेप 3, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट रेशियो अमंग द रिलेटिव नंबर, यानी कि पहला स्टेप यहां पे हो गया था, दूसरा स्टेप यहां पे हो गया था, तीसरे स्टेप में वो कहता है कि ये जो आपके आंसर्स आए होंगे इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वाला चुनो, सबसे जो छोटा नंबर आया होगा उसको चूज करो और हर एक से डिवाइड करवा दो, ठीक है। फिर से मैं बोलती हूं, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर हो, जैसे 1.8, 1.2, 1.2 इस तरीके से, तो सबसे छोटा हमें तो 1.266 ही दिख रहा होगा, इसको सबसे डिवाइड कर देना। ये जो तीनों चीजें या चारों चीजें या पांचों चीजें, जो जो एलिमेंट दिया होगा उन सब से डिवाइड करते जाना है, उनके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। क्यों ऐसा करते होंगे, क्या आपने कभी आंसर देखा है, C6H12O6 ये था हमारा, क्या आप इसको ऐसे बोलते हो कभी, C6.5 O2.8 H3 या ऐसे समथिंग लाइक, कभी भी पॉइंट्स पे हम लोग कोई चीज तो बोलते ही नहीं है, तो उसको पॉइंट्स में तो लाना ही नहीं है हमें। यहां तक आपने कर लिया, उसके बाद ये बोलता है कि जब आपने डिवाइड कर लिया तो या तो आपका आंसर डायरेक्ट इजी आएगा, या तो आएगा जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1.5, 1 और 1 तो चलता है ना भाई। हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल Na था हमारे पास, S था हमारे पास, O था हमारे पास, हम इसको Na आया हमारा 1, S आया 1, लेकिन O आ गया 1.5, क्या अब ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, कभी नहीं, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ गया, और पॉइंट में हम कभी बोलते ही नहीं है इंपेरिकल फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला। आपने कभी नहीं सुना होगा C6H6 या C6.2 H5.2, ऐसे कभी नहीं सुना होगा। क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, C6H6। तो यानी कि जो भी चीज आई है हमें होल नंबर्स में ही हमेशा लानी है, हमेशा होल नंबर्स में ही लानी है, इंटीजर या कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेके आनी है जो डेसिमल में हो, ठीक है। तो अब क्या किया जाए यार, आंसर तो हमने कर लिया लेकिन हमारा आंसर आया नहीं, 1.5 आ गया, सब कुछ करने के बाद भी 1.5 आ गया। ऐसे केसेस में आप एक ऐसा नंबर चूज करते हो, ऐसा नंबर जो पॉइंट को हटा दे और उसको नॉर्मल फॉर्म में ला दे। फॉर एग्जाम्पल 1.5, अब 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये पॉइंट से हट गया। 90% आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करने वाली चीजें मिलेंगी, कुछ केसेस होंगे जिसमें अलग होगा, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, देख लिया जाएगा उसको भी। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है, सिंपल चीज ये करनी है कि जो भी वैल्यू लास्ट में आ जाएगी उसमें देखना डेसिमल तो नहीं आ रहा है, अगर डेसिमल इन केस आ गया तो उस डेसिमल को हटाना है आपका काम, ठीक है। यही 3 स्टेप्स, और आप बोल लो चाहे तो अब ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, ऐसा तो कह नहीं सकते ये स्टेप आपको हमेशा करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ गया होता आंसर, तो क्या हम ये सब कर रहे होते, नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। इसी चल क्यों नहीं रहा यार, ओके। तो यही होता है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमने 3 स्टेप्स कर लिए, और चौथा स्टेप हमारा करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, डिपेंड करता है, पॉइंट में आया तो कर देंगे, नहीं आया तो हम चौथा स्टेप नहीं अप्लाई करते हैं। 5th स्टेप यानी कि जो लास्ट स्टेप, जो कि स्टेप नहीं होता, सिर्फ आपने जो जो चीजें लिखी हैं उसको एक अच्छे तरीके से लिख देना है, उसको एक कंपाउंड के फॉर्म में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा Na आ गया 2, ठीक है, सल्फर आ गया 2, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया 3, तो हम इसको एज इट इज कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे Na2S2O3, एंड दिस इज आवर फाइनल इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर, दिस इज आवर इंपेरिकल फॉर्मूला। एक बार फिर से समझते हैं पूरी बात जो अभी तक बताई। इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहे होंगे, यानी कि अगर C6H6 लिखा है तो हम इसको बोल सकते हैं CH, ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
ठीक, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज को सबसे छोटे तरीके में तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हटा के सिंपल फॉर्म में कर देना इज आर इंपेरिकल फॉर्मूला. नाउ टू डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला वो वी हैव 3 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप सेज कि जो जो गिवन है वो लिख लो, और गिवन में हमेशा क्या होगा, हमें एलिमेंट, कॉम्पोजिशन, एटॉमिक वेट. पहले स्टेप में ये 3 चीजें लिख लेनी है, एलिमेंट, कॉम्पोजिशन परसेंटेज वाला जो होगा, और जो आपका एटॉमिक वेट होगा. पहले स्टेप में ये तीनों चीजें आप एज इट इज नोट कर दोगे. सेकेंड स्टेप कहता है कि जो 2 चीजें करी हैं उनको डिवाइड कर दो. जो 2 चीजें आपने लिखी हुई हैं बगल बगल वाले कॉलम में उनको डिवाइड कर दो, यानी कि परसेंटेज वाला एंड एटॉमिक वेट वाले को एक दूसरे से डिवाइड कर दो. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कि जो आपने अभी भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाला है उसमें सबसे छोटा नंबर लो और सबसे डिवाइड कर दो. ठीक है, यहां तक आपने कर लिया था, ये इसको डिवाइड कर दिया. अब ये जो आया है इसमें से कोई एक सबसे छोटा चूज करो. चूज क्या करना है, जो सबसे छोटा होगा वही ले लो, उठा लो और उसको सबसे डिवाइड कर दो. सबसे मतलब ये जो आए थे आपके, इन्हीं में से कोई एक सबसे छोटा चूज करो, इन्हीं सबसे डिवाइड करते चलना है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या कहता है, इफ इन केस आंसर पॉइंट में आ गया, अगर ये करने के बाद अगर आंसर पॉइंट में आ गया तो पॉइंट को चेंज करो, बिना पॉइंट में उसको कन्वर्ट करो. और ये करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मैक्सिमम टाइम्स, या फिर आप देख लेना भाई 5.5 लगा हुआ है, अगर 1.49 आया है तो इसको 1.5 लिख देना. ठीक है, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2, और अगर 2.5 है तो भी आप इंटू 2, यानी कि जब 5 लास्ट में आ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके आसानी से 10 ले आओगे. ठीक है, और 10 का मतलब है 0 हट गया. ठीक, तो यही काम करना होता है. तो यहाँ पे हमने ये चीज कर दी. एंड में आपको क्या करना है, जैसे जो जो नंबर आ गया रेशियो, उसको सब हर एक एलिमेंट के सामने लगा देना है उसके सबस्क्रिप्ट में. ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही होता है इंपेरिकल फॉर्मूला. अब करते हैं अपना एक क्वेश्चन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छा पहले समझ लेते हैं. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता होगा भाई. मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जो भी एक, फॉर एग्जाम्पल इसी से लेते हैं C6, या फिर हम बोलते हैं एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 C6 जस्ट अ सेकेंड C6H12O6. ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल. अब हम बोले इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो यही तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ, इसी को सबसे करते जाएंगे मल्टीप्लाई. एक कार्बन का कितना होता है 12, और कितने कार्बन है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72. हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 12, तो 12 को प्लस कर देंगे. ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 6, तो 16 इंटू 6 96. इन सबको ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल यहां पे आएगा 6 7 8 9 10 10 1 कैरी 10 17 18 180, यहां पे है 180. तो अगर हम बोले मॉलिक्यूलर वेट तो यहां पे हम बोल देंगे 180. तो यही होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट. रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है. इट इज अ केमिकल फॉर्मूला. अभी हम मॉलिक्यूलर वेट बताया है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं. ठीक है, तो बात एक ही हुई. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन है तो हम मॉलिक्यूलर वेट आसानी से निकाल लेंगे, कोई टेंशन की तो उसमें बात ही नहीं है, क्योंकि एक एक एलिमेंट का आपको पता है इंटू 2 करते हैं. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स, क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. क्या इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा था, नहीं. उसने बोला C6H6 को आप CH लिख दो, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स तो है नहीं कि कितने एटम्स एक्चुअली हैं, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कि रियलिटी में इतने हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट में कितने एटम एग्जैक्टली प्रेजेंट है, वही होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल. नाउ अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, अब आप लोग बहुत ध्यान से एक बात को सुनना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं बोल रही थी अभी C6H12O6, मैंने बोलता ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एग्जैक्टली है. हमने बोला CH2O, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, है. कुछ तो दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है. क्या सिमिलैरिटी, अगर हम इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हम वापस से ये ला सकते हैं. अगर हम इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हम वापस ये वाला कंपाउंड में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं. ठीक है, अगर हम कोई और कंपाउंड ले लें जिसमें ऐसी ही कोई चीज हो, फॉर एग्जाम्पल Na2
H2 फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया Na2H2 फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे में हम बोलेंगे NaH हो रहा है, तो क्या हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें हम वापस से यहाँ पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कोई भी कंपाउंड में कोई चीज हम कॉमन लेते हैं और उसको वापस से जाते हैं तो वही कंपाउंड हमारा बन जाता है ना, सिंपल सी यही बात हो रही है। तो यहीं से एक रिलेशन डेराइव होता है हमारा, जो कहता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या है? ये एक वो नंबर है जो हमने या तो बोल लो कॉमन लिया है या तो बोल लो जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से वही कंपाउंड बन जाएगा। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत बार ये चीज बार बार बोली जाएगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला में n को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, अब देखना ये चीज फिर से यहां से समझना। चलो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। इसका अभी अभी शायद हमने निकाला था 180, है ना, इसका हमने 180 निकाला था ग्लूकोज का। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा सोचो, C12 होता है, H2 है तो 2 ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 और एक ही है तो 16, तो 6 + 4 10 और ये 30 आया। देखो हमने कॉमन क्या लिया 6, क्या हम 30 इंटू 6 करके देखें क्या होता है 180। बात समझ में आई? हमने इंटू 6 किया तो हमको ये मिल गया, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट में भी सेम काम हो रहा है, पूरा खेल सेम चल रहा है। यहां में अगर हमने मॉलिक्यूलर वेट में भी उसी n से मल्टीप्लाई कराया तो हमें, सॉरी इंपेरिकल वेट में भी हमने n से मल्टीप्लाई कराया तो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। तो एज इट इज लिख देना यहां पे, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल वेट। व्हाट इज इंपेरिकल वेट? व्हाट इज इंपेरिकल वेट? जो भी हमने यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला लिया उस पूरे का वेट निकालते हैं तो इंपेरिकल वेट आ जाता है। तो चाहे आपको हम मॉलिक्यूलर वेट बोले, चाहे हम आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले, दोनों का ही फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक। दोनों में ही एज इट इज बात लगेगी, एज इट इज फॉर्मूला लगेगा, बस वेट एक जगह लिखा होगा और एक जगह फॉर्मूला लिखा होगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज बोलती है वेपर डेंसिटी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेपर डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है भाई, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने आपको वेपर डेंसिटी कराते टाइम भी बोला था कि वेपर डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो खुद के टॉपिक से ज्यादा इन सब में आएगा, ठीक है। तो वही होगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर कहीं वेपर डेंसिटी दे देगा और बोलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है। तो यहां से हमने 3 फॉर्मूला डेराइव किए, नंबर 1, नंबर 2 और ये हमारा नंबर 3। और ये तीनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कई बार क्या 100% ही इनमें से कोई ना कोई एक चीज आपको लगानी होगी, ठीक है। बहुत रेयर चीज होती है जब आपको कोई इनमें से नहीं देता, वो एकदम ईजी क्वेश्चन होता है। चलो भाई, तो यहां तक बात आप समझ गए होगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो पहले तो हमें सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एलिमेंट लिखना। एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे एलिमेंट्स गिवन है। इज फाउंड टू कंटेन दिस परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है। पहले का है 40%, सेकेंड का है 6.7% एंड थर्ड का है 53.3%। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक वेट यानी कि एक एक का, कार्बन का होता है हमारा 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये आपको गिवन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने जो जो गिवन था, पहले स्टेप हमारा यही होता है कि जो जो गिवन है वो सब चीजें लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने ये सब लिख लिया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, डिवाइड करने को। यही तो बोलता है कि जो जो आपने निकाला है उसको डिवाइड करते जाओ। 12 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम रिलेटिव वाला बोलते हैं। नाउ 12 डिवाइडेड बाय 40,
12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, और 4 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा, 3.33 समथिंग। ठीक है, नाउ 6.7 को 1 से करेंगे तो 6.7 ही आएगा। 53.3 को डिवाइड करेंगे 16 से, 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 53, फिर से 3 आएगा, 53 कैंसिल हो, समथिंग लाइक 3.33 अगेन। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो आया है इसमें सबसे छोटे वाले चीज को उठाएंगे और सबसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सबसे छोटा 3.33 है, तो यहाँ पे हम 1 बोलेंगे इसको, है ना। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.3 1 होगा। अगर हम बोले ये 6.7, क्या ये समथिंग 6.66 ही तो है। 6.7 क्या है, समथिंग 6.66, राउंड ऑफ करोगे 6.7 आएगा। तो अगर हम 3.33 इंटू 2 कर दे तो यही तो होता है, तो यानी कि ये 2 टाइम्स में जा रहा होगा। यही बात तो हो गई। हमको आसपास वाली चीजों को लेना होता है। हम 6.7 को 6.66 जैसे बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 2 से जा रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेटर तो होगा नहीं हाथ में, तो ऐसे ही निकालना एकदम इजीली। नाउ नेक्स्ट, ये भी 1 आ जाएगा। 4th स्टेप करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। लास्ट में क्या करना होता है, एट द एंड हम नाम लिख देते हैं। जैसे कि यहां पे क्या क्या था, यहां पे था हमारा C, जस्ट सेकेंड, C H एंड O। कितने C है मैम 1, H कितने हैं 2 एंड O कितना है 1। तो क्या यहां से हमने अपना इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, यहां से हमने अपना इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वो बोल रहा है इफ वेपर डेंसिटी इज दिस, वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। क्या कोई दिक्कत आएगी, ये हमारा आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब वेपर डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सिंपल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब आप बोलोगे मैम ये तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो बिल्कुल सही बात है, हम मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। अभी बताएंगे फॉर्मूला भी यही चीज होगी भाई। ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी दैट इज 2 इंटू 30 60। और आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमारे पास आया क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अब बात को समझो, तो यहां से हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट 60 आ गया है, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल आया है CH2O, ये आ गया। अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या हम ये चीज बोलेंगे यहां से सिंपल सी बात होगी कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है N इंटू इंपेरिकल वेट, है ना। यही तो होता है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमको N तो पता नहीं है यार, तो N पता किया जाए। N पता करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सी बात बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट तो 60 गिवन है ना, इक्वल्स टू N और इंपेरिकल वेट। यार इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, इंपेरिकल वेट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कार्बन का होता है 12, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि 1 इंटू 2 2, और ऑक्सीजन का 16 30, इट इज इक्वल टू 30। नाउ हम बोलेंगे यहां पे कि ठीक है, ये आ गया हमारा 30 और n की वैल्यू आ गई, 0 से 0 गया 2, तो देखो यहां से N2 आ गया। अब देखो N आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला कि जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है हमको पता है उसको N से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। यही तो पढ़ा था अभी हमने, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से N से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे N की वैल्यू है 2, तो हर जगह देखो यहाँ पे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर होगा C2H4O2। दिस इज आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लिया और इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लिया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in an organic compound the mass percentage of CHN is this and the rest is oxygen। ठीक है, जल्दी जल्दी एलिमेंट्स लिखते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है। पहला है आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, सेकेंड लिखते हैं हम लोग अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन, थर्ड लिखते हैं हम लोग अपना, थर्ड कॉलम में क्या आता है हमारा
एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी बोल सकते हो आप, एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट तो ये पूरे मॉलिक्यूल का तो है नहीं, एटम का वेट है, ठीक है। नाउ एटॉमिक वेट को हम ऐसे लिख लेते हैं, एटॉमिक वेट। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइड करके, रिलेटिव वाला, रिलेटिव, ठीक है। तो यहां पे हम पहले एलिमेंट लिखते हैं, कौन कौन सा है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन चलो नाम से नहीं लिखते हैं, सिंबल से लिखते हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन and nitrogen and the rest is oxygen, so O. Now carbon is 40.57%, 40.57%, hydrogen is 8.53%, then nitrogen is 26.65%, and then रिस्पेक्टिवली रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन कितनी होगी भाई, टोटल 100 होता है और 100 में से माइनस कर देना ये पूरा, तो 40.57 प्लस 8.53 प्लस 26.65, सबको ऐड करेंगे जल्दी से, 7 10 15 1 कैरी, 10 एंड देन 6 16 1 कैरी, 8 प्लस 6 14 and plus 1 15 1 कैरी, 4 7 75.65, टोटल आ रहा 75.65। हम बोलेंगे कि यार टोटल तो 100 होता है और ये सब 75.65 है, तो हम बोलेंगे 100 में से 75.65 को माइनस करो, तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, एंड देन 9 में से 5 गया 3, एक मिनट, 9 में से 5 गया 3, 9 में से 6 गया इस 4, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे होगा आपका 4, एंड देन 9 में से 7 गया इस 2, 24.35, तो आएगा हमारा ऑक्सीजन 24.35%। इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ राजा वही बच्चा है जो ये करना जानता है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, उनको इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर या थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं कि आपकी मैथ्स इसमें अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को वो बच्चा नहीं कर पाएगा जो कैलकुलेशन में गलतियां करता है, क्योंकि आपका 12th तो है नहीं, 11th या 12th में आपको कैलकुलेटर अलाउ करते हैं आईएससी में, लेकिन 10th में अलाउ तो करते नहीं है, तो आपको वो वाला मेथड अपनाना है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी उतनी ही तेज हो जितने आपकी एक्यूरेसी हो, जितना करेक्ट आप करते हो। नाउ एटॉमिक वेट की अगर बात करें, कार्बन होता है हमारा 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16। कैसे आया भाई, एटॉमिक नंबर इंटू 2, सिंपल। नाउ रिलेटिव मतलब इसको डिवाइड कर लो, नाउ 40.57 डिवाइडेड बाय 12, सो 12 1 12, 24, 12 3 36, 4 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 5 लगाया, 12 3 36, देन यहाँ पे 15 में से 6 गया 9 एंड देन 2, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, तो यहाँ पर समथिंग लाइक 3.37 आएगा। अब बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, 3.37 इज इनफ, 3.37। नेक्स्ट इज 8.53 डिवाइडेड बाय 1 इज 8.53। नेक्स्ट 26.65 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 1 जा 14, देन जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे h आया 8.53, हाँ ठीक है, तो 14 1 जा 14 एंड देन यहाँ पे आएगा 2 1, पॉइंट लगा है, 6 कैरी लेंगे, 14 5 जा, या 6 लाना है, 5 4 जा 20, 2 कैरी 7, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 8 जा जाएगा ये, 14 8 जा, तो ये समथिंग लाइक 1.8 आएगा, 1.8। नाउ 16 से करो जल्दी से, 24.35 डिवाइडेड बाय 16, देन 14 में से 6 गया इज 8, एंड यहाँ पे पॉइंट यानी कि 3 आएगा नीचे, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 5 टाइम्स जाएगा 80, समथिंग लाइक 180, 1.5, समथिंग इक्वल टू 1.5।
ये आ गया। अब क्या बोलता है, सबसे छोटे नंबर को चूज करो और सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1.5 होगा और इसको सबसे डिवाइड करो। अब 1.5 को हम 3.37 से करेंगे तो अप्रोक्स आएगी हमारी वैल्यू 2, है ना। 1.5 इंटू 2 करते हो तो 3 ही तो आता है, तो 3.3 समथिंग आ रहा होगा। अप्रोक्स लेते हुए चलना है हर बार, ठीक है। 3 आ गया। नेक्स्ट अगर 8.53 को 1.8 से करेंगे तो अप्रोक्स आएगा आपका 5, देन 1.8 तो 1.8 1 ही हो जाएगा। और देखो हमने 1.5 लिया है तो 1.8 डिवाइडेड बाय 1.5, अब ये समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो हमको कंसिडर ही नहीं करना, हम सीधा बोलेंगे 1। इज इट क्लियर? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये गलत बात क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत ही बात है ना। हम गलत बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी चीज पॉइंट में नहीं लानी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि C6 H 2.2 O 7.8, ये गलत बात है, ये चीज गलत हो जाएगी। हमें एक्यूरेसी चेक नहीं करना, हमें आसपास के चेक करना है, ठीक है। जितना हमारा अप्रोक्स आएगा, एक्यूरेसी से ज्यादा अप्रोक्स वैल्यू को हमें फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा एज इट इज, ठीक। तो 1.2 को आप 1 बोल सकते हो, 1.6 को आप 1.5 बोल लेना, अप्रोक्स चीजें लेते हुए चलना, ठीक है। अब भाई 1.2 आ रहा है तो हम 1.2 को बोल देंगे 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, जब हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 6.7 थी, हमने 6.6 मान ली। भाई 6.7 को हम 6.66 बोल तो सकते हैं, बात तो 6.7, क्या हम 6.6 बोले या 6.7 बोले, क्या फर्क है? अब बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? भाई इसको राउंड ऑफ करोगे तो यही तो आएगा 6.67 या 6.7 सॉरी। तो इसको हमने इसलिए बोला ताकि हमको कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो एज इट इज यहाँ पे हमने अप्रॉक्स वैल्यू, ये नियरली होती है, नियरली हमने वैल्यू अपनी ले ली। अब देखो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें अपने यहाँ पे मॉलिक्यूल इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, देखो एंड में लिख देते हैं C2H5N and O। दिस इज आर इंपेरिकल फॉर्मूला। C2H5 और ये NO जो लिखा है ये भी कैपिटल में होगा, C2H5NO। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला था उसने निकालने को, देखते हैं। द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 59, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला था हमने, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है ना। अब आ जाएगा आराम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला में तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 59। व्हाट इज मोलर मास? उसने बोला मोलर मास, तो ये जो मोलर मास है ना, यही तो होता है मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास बोल लो या मॉलिक्यूलर मास बोल लो या मॉलिक्यूलर वेट बोल लो, मॉलिक्यूलर वेट। और ये आपको दिया हुआ इक्वल्स टू 59। अब क्या फॉर्मूला याद आएगा तुरंत? वेट का वेट से रहता है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे यहां से कि हमारा इंपेरिकल वेट, हमारा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल वेट, राइट। n इंटू इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट उसने बोल दिया 59, n हमको पता नहीं, n ही तो निकालना है, n पता चल जाएगा तो इस पे रख के हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो हमने n रखा। इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल वेट में क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं है। C2H5NO, चलो करते हैं जल्दी से। C2 यानी कि 12 होता है और 2 है तो 24 हो जाएगा। H5 तो 5 ही रहेगा। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हमने रख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहां पे क्या होगा हमारा 6 और +4 10 और ये 9 19, 2 3 4 5 59, ये 59 आ गया। तो यहाँ पे हम इनटू इंपेरिकल वेट की जगह 59 रख देंगे। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि ये जो भी निकाला है इसको इरेज करते हैं यहां से, इसको इरेज। C2H5NO आया था, ठीक है, याद रखना हमारा आंसर आया था C2H5NO, ये हमारा आंसर आया था। अब हमको n की वैल्यू पता चल गई। अब क्या किसी को कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी यार। यहां पे क्या कर देंगे हम, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई अच्छे कलर से लिखते हैं, चलो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, हमें निकालना है n की वैल्यू हमारी आई है 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था? C2H5NO। तो यानी कि क्या यही हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो जाएगा?
भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो हम बोलेंगे आंसर इज C2H5NO एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? पहले आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, नेक्स्ट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक रास्ता दिया होगा। रास्ता दिया होगा मतलब कोई ना कोई एक चीज दी होगी, ईदर दे विल गिव यू द मॉलिक्यूलर वेट और दे विल गिव यू द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी देंगे तो एक स्टेप यार और बढ़ा देना, वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर देना तो मॉलिक्यूलर वेट तक पहुंच जाओगे, और जहां मॉलिक्यूलर वेट आपको समझ में आ गया इंपेरिकल वेट तक पहुंचोगे और दोनों को मिला के एक वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क and you have to comment down the answer. Okay? इसका आंसर आप कमेंट में बताना क्या आया है। That's it for today. Bye bye. Take care. Keep studying.